थे 15 साल पहले एक बीकानेर की जनता से वादो करो कि बीकानेर में हाई कोर्ट लेके आऊंगा। थे आईएएस के रूप में भी देश की सेवा कर ली और अब थे राजनेता के रूप में कर रहे हो, क्योंकि थे कानून मंत्री हो, तो देश के माँ थाने को लगे कि और थोड़े सख्त कानून की जरूरत है। एक डर भी होना चाहिए और एक हमारे समाज को संस्कारित करने का भाव भी होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीनें खरीदी किसानों की, सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया और उसके बाद वो जो कंपनी आई उनको महंगे में बेच दी, तो हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ ना। आरपीएससी संस्था अच्छी हो, अच्छे लोग नियुक्त हो और उसके बाद उसका एग्जाम यूपीएससी की तर्ज पर टाइम फ्रेम पे हो। और थारा काफी मुद्दा पर चर्चा भी हो रहा है, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, बाकी साथ में, तो कभी मतलब कोई यहाँ को किस्सों। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम साहब, झलको बीकानेर में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने साथ में बीकानेर का सांसद व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी साथ में ही, और आपा आंसू चर्चा कर स्या, विकास के मुद्दा पर बात कर स्या और बहुत सारी कानून की जिकी चीज़ें हैं वह भी समस्या। सर थारो बहुत बहुत स्वागत है झलको बीकानेर पर। आपका भी धन्यवाद रोहतास जी। सर अभी झलको बीकानेर की टीम थारे गांव में गई, थारे परिवारजनों बात करी और वह थारे संघर्ष के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। जिसका हम बतायो कि थे एक टेलीफोन ऑपरेटर को भी काम करो, बठासु थारे जीवन की शुरुआत करी। नौकरी लग गया जब, हाँ वो 1974 कालखंड है भी में आप नौकरी में लग गया। वो कालखंड भी बताया वाला टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर, वो तो 74 में लगा था। उसके बाद आरएस की परीक्षा, फिर प्रमोशन आईएएस का, फिर बीकानेर की जनता से आशीर्वाद, लोकसभा संसद सदस्य का, तो सब रहा है। बीकानेर की जनता से ही हम राजनीतिक जीवन की शुरुआत करेंगे, उस बीकानेर जनता का बड़ा आशीर्वाद मिला है कि जहाँ थे सेकंड टाइम में ही मतलब आरएस की परीक्षा पास कर ली, तो भी टाइम पर एक तो पढ़ाई लिखाई बहुत क्रेज बहुत कम हो, भी के बावजूद भी थे मतलब क्या हिसाब थारी पढ़ाई लिखाई करी कि सेकंड टाइम में करे को वो। देखो हमारी पढ़ाई बैठे एक लाइब्रेरी है बीनासर में, तो हमारी सीटिंग बैठे 4-5 घंटा डेली होती। बाकी घेरे तो पढ़ाई रोज को माहौल हो वो थोड़ा अलग हो, लेकिन हमारी पढ़ाई बैठे लाइब्रेरी में होती। मैं 4-5 घंटा कोचिंग का सिस्टम हम जानते नहीं थे। पहला एग्जाम दिया वही हमारी कोचिंग थी, उससे हमने सीखा और दूसरे एग्जाम में हम निकल गए थे। आईएएस बने और आईएएस के रूप में काफ़ी राजस्थान के भी काफ़ी जिला के माथे काम करो, तो 2009 के माए थारे मतलब मन में क्या चीज़ जची कि यार अब अपन राजनीति मानो चाहे नहीं यार। 2009 में जची है आ बात को नहीं है। हाँ अब तो कहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 91 सो ही हमारे साथ जुड़ गई। गंगानगर सो भी वह टिकट देना चाहता 91 में। फिर मैं 94 में हरिशंकर जी भाबड़ा जी हुआ करता उप मुख्यमंत्री, उद्योग विभाग रो भी काम देखता, बिहार में ओएसडी बन गयो। तो राजनीति रा लोग आता, बिहार कोई काम होता, जन सुनवाई, तो उनको लगा वो आदमी ठीक है। तो फिर उन्होंने 96 में भी मुझे टिकट देने की कोशिश करी गंगानगर से, लेकिन उस समय तक मेरे बच्चे सेटल नहीं थे तो मैंने मना किया। तो ये विषय तो 91 से ही चल रहा है। अच्छा हाँ, और चलते 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 2009 में आके उन्होंने कहा अब तो हमें आपको टिकट देनी ही देनी है। तो मैंने कहा ठीक है साहब। और भी टाइम पर तो मतलब मोदी जी की वे भी गुनाही, बी टाइम परिस्थितियां यही आई और कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार है। हाँ 2008 में अशोक गहलोत जी दोबारा सीएम बन गए, तो सरकार थी कांग्रेस की। और आप ठीक कह रहे हो, हवा भी कांग्रेस की चल रही थी। हम 4 ही सांसद जीत गए थे 25 में से बीजेपी के। तो वो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन बीकानेर की जनता ने फिर आशीर्वाद दिया हमें। पहली बार टिकट मिली 9 में टिकट मिली, तो भी टाइम पर जनता ने मतलब सबसे चीज मतलब अच्छी चीज क्या लगी कि तो थारे सामने कोई उम्मीदवार थारे टक्कर को कोनी हो, या फिर थारा में ज्यादा विश्वास नजर आ रहे हो कि मतलब कांग्रेस की लहर में भी जिताया? विश्वास ही नजर आ रहा था। टक्कर तो उन्होंने काफी अच्छी दी थी, हमारा मार्जिन तो बहुत कम था ना। हम अगर 2009 के चुनाव की बात करें तो 19,975 का मार्जिन था।
तो ये एमपी इलेक्शन में तो बहुत ही कम मार्जिन होता है, तो टक्कर तो खूब दी उन्होंने, लेकिन जनता ने विश्वास किया ये आदमी ठीक है। क्योंकि मेरा एक भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का काम बीकानेर जिले में है और वो लंबे समय से है, अभी भी करता हूं मैं वो काम। वो 28 जनवरी हमारा डेट फिक्स है, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है और पूरे जिले से लोग सम्मिलित होते हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ 30-35 हज़ार लोग सम्मिलित होते हैं। तो हो सकता है उस काम की खुशबू रही होगी। मैं चूरू में ही कलेक्टर था, पड़ोस में ही था, तो चूरू से खुशबू ली होगी कि आदमी ठीक है। तो लेकिन जनता ने विश्वास किया, विश्वास पे, मेरी बात पे विश्वास किया कि आदमी ठीक है। इसलिए 2013 में सर्वश्रेष्ठ सांसद को अवार्ड भी दिए गए। वो विषय तो यहाँ लोकसभा का हुआ कि हम 4 सांसद थे, तो बोलने का अवसर मुझे ज्यादा मिला। हमारे यहाँ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज थी, अडवाणी जी भी थे, बहुत और लोग भी थे, राजनाथ सिंह जी भी थे, अनंत कुमार जी भी थे। तो ऐसे लोगों को लगा कि ये ठीक बोलते हैं, तो बोलने का अवसर ज्यादा मिला, तो नेचुरली वो फिर उस प्रक्रिया में हम आ गए। और 2014 के बाद थाने बीजेपी का मुख्य सचेतक भी बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका जो कालखंड शुरू हुआ, उसमें मैं हाउस कमेटी हमारी लोकसभा की होती है, उसका भी मैं चेयरमैन उन्होंने बनाया मुझे, और भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में मुख्य सचेतक 282 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। उनका विप्स का काम भी महत्वपूर्ण काम होता है पार्टी संगठन के अनुसार, तो वो उससे मुझे अनुभव मिला और सीखने को बहुत मिला। उसके बाद मुझे मंत्री बना दिया 2016 में, वित्त मंत्री बनाया, कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया, उसके बाद गंगा की सफाई में लगा दिया, फिर पार्लियामेंट अफेयर्स दे दिया, ऐसे चलता रहा। हाँ। जब भी मैं राजस्थानी पगड़ी के साथ थाने देखा और स्पेशली मोदी जी के इर्द गिर्द देखा, तो मन लगे कि राजस्थान की एक पहचान है, हमेशा आपने प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहे है, तो विश्व मतलब एक सीनो चौड़ो हो जाए। थाने प्रेरणा कठाऊ मिला है कि आप अपनी पगड़ी में सागे रखा। आप प्रेरणा अब थे इन्हें कहीं भी कह सको, लेकिन विषय एक 2009 में चुनाव में ही आयो कि वो जब कलेक्टर हो, जब लाल रंग री टाई पहन तो अच्छा वो हमें साफो लगा चुनाव लड़ने आ गयो। तो मैं बैठे एक बड़ी मीटिंग है बीकानेर में, मैं कह भाई आ कोनी कि मैं साफो उतार देसूं, थे जीता हो तो मैं साफो कोनी उतारूं, कहने नहीं घने जीत गया पर साफो उतार दे, चुनाव चुनाते रखे। मैं बड़े कसम ले ली, मैं के चुनाव रे बाद में भी राखसूं, थे मन जीता हो गई, मैं के थान जीता हूं हमके साफो थे मत उतारिया। तो फिर बाद में भी मैंने कई जना गयो, अब तो चुनाव जीत गया, अब तो साफ उतार दो, नहीं तो लोकसभा में तो और राज्यसभा लोकसभा मिला 5000 कर्मचारी अधिकारी है, ऐसा मैंने देख रखे उदाहरण पर आदमी है। तो मैं क्या भाई बोल रहा पड़ जाइए, तो क्या नए आदमी ने बोलने देखो ने ठे, नए आदमी ने तो 2-3 साल तक सीखने में टाइम लग जाए, लेकिन मैंने अवसर मिलियो बोलने रो ज्यादा, तो मैं लोग समझाया रो तो सब लगाओ अलग बात है, बाकी तो बड़े लिखे पर सब चल तो आइए से, क्योंकि मैं कई शब्द अंग्रेजी में भी बोलता हूँ, लोकसभा में बोलते समय, बहस करते समय। तो ये बात में जब मैंने समझ में आई कि जब मैं शपथी ले ली कहते मन जीताओ और हूँ पागड़ी को नहीं उतारू और सापो थारो हमेशा सिर पर राखसू, ई वास्ते बा बीकानेर लोका रीज की मने विश्वास मने वो जीत रो, इनमें भी विश्वास जीत्यो मैं, नहीं तो मैं देखता ठीक है चुनाव लड़ने आवे नेता बी टाइम पागड़ी लगा ले પછી भूल जावे। बिल्कुल, तो थे विश्वास पर एकदम खरा उतरा। हाँ बिल्कुल, मैं लगातार मैं तो विदेश में जाऊं तो आई ड्रेस रखूं जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज तक थे या बात बताई भी को नहीं कि भाई मेरे साथ यह चीज हुई। हाँ था पूछी जन बता दी मैं। सर एक थे मतलब गीत बहुत अच्छा गाओ, पिछले दिना में रुचिना दाम को एक थारो वीडियो खूब वायरल हो और लोग इतो ज्यादा पसंद करो बिन पूछो मत, तो मतलब गीता की प्रेरणा कठाऊ मिली, कठाऊ सीखा? पिताजी भजनी थे, और जो भजन रो और संगीत रो शौक है वो घर सु लाग्यो। पर स्कूल में एक मारे मास्टर जी मिल गया लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, वे संगीत का बहुत शौकीन था, तो मैं कह भाई थार गलो ठीक है तू प्रार्थना में आ जा, तो मैं प्रार्थना में गाउन लग गयो प्रार्थना, तो मैं मैंने अभ्यास कराने लग गया प्रार्थना में, यहाँ
वो लिया कर, ले ऊंची लिया कर, ले बीच में यहाँ रखा कर, तोड़िया यहाँ कर, तबले साथे गाओ, ढोलक साथे गाओ, हारमोनियम साथे गाओ, यहाँ कर। मैं हारमोनियम, तबलो, ढोलक, तंदूरो सब बजाऊं, जींजा। वो बैठे स्कूल में ही, घर और स्कूल में संगीत का माहौल था, तो उसमें हम सीख गए। तो एक बार मैं चाहूंगा कि कोई भी एक छोटो सो गीत जो थे झलको राजस्थान और झलको बीकानेर के दर्शक। नहीं तो वो तो था ना कोई बताना पड़ी सब्जेक्ट कहीं मैं राम रा भजन भी गाऊं, कृष्ण गाऊं, राजस्थानी में भी गाऊं, बीकानेर हिसाब से भी गाऊं, मैं मारवाड़ी में भी गाऊं, और हमारी लोकल की संस्कृति है बीमा थे गाऊं। थाने किसको चाहिए अब, या बीकानेर की संस्कृति पर सुना दो। चलो, मैं एक बीकानेर जद मारो, अब तो जिलो है लेकिन कभी स्टेट हो बीकानेर, तो भी स्टेट रो एक लोकगीत है। बीने महाराजा गंगा सिंह जी बीकानेर स्टेट रो राष्ट्रीय गीत बनायो, और बिन गायो अल्लाह जिलाई भाई माड में। तो अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री दिया था। माड गायन में अल्लाह जिलाई बाई ने बहुत बड़ा काम किया, एक संस्था बना करके उन्होंने कहा संगीत में ये भी एक राग है माड। और उसके बाद गंगा सिंह जी तो चले गए, लेकिन इनको पद्मश्री मिला अल्लाह जिलाई बाई को। तो उनको मैं कई बार, उनके लड़के ने एक संस्था बना रखी, मैं जाऊं भी बटे, पर वो एक बीकानेरी संस्कृति की सीख है, अठेरा लोक किस्सा है, अठेरा शहर किस्सा है, वो कई चीज़ है। वो मरु प्रदेश पर है यहाँ तो बिने वो कहवे कि आई लव माई कंट्री, मैं मेरे देश से प्रेम करता हूँ, भाव यही है। खोखा माने लागे चोखा, खेजड़ ल्यारा खजू, फोग लेरो करा मेराई तो, जीमा रोटी चूर माने प्यारो लागे सा, ओ मरुधर प्यारो मारो देश माने प्यारो लागे सा। फिर वो कभी पूछा शेर किसा गए, जन वो फिर कहे थारो शिकर भी आवे में सियालो सीकर भलो रे, उनालो अज में सदा सुरंगो मेड़ तोरे, सावण बीकानेर माने प्यारो लागे सा। ऐसा हमारा ये राष्ट्रगीत है, जिसको अल्लाह जिलाई बाई ने कहा कि मैं मेरे देश से प्रेम करता हूं। ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश से प्रेम करे। उस समय बीकानेर एक देश जैसा ही था, उसका सिक्का भी था, उसका एक एरिया भी था। अब हम भारत देश में रह रहे हैं, तो हम हमारे देश से प्रेम करें। ये मैंने जो गीत है कनाडा में गाया। मुझे क्या एक बटे में इंडो कनाडियन रिलेशन पर मैंने बोलने रुके हो, हम कोई टीम में गए हुए थे, तो मैं उसमें बोल रहा था। एक आदमी पहुंचो कि भाई जी थे तो बीकानेर एमपी हो नहीं? मैं कहा हाँ थे, कटे रहो कि मैं नौर रहूं, और थे तो वो गीत गाओ जो भैरुदान स्कूल में था गायो। मैं कहूँ किसो गीत है? कि खोखा मैंने लागे चोखा, तो मैं गायो। पचे बिहार बैठे बैठे कोई 8-10 एमपी बैठा पर भारत रा ओरिजिन रहा बैठे कनाडा, मैं कह इसका अर्थ समझाओ। तो हमने उसको इंग्लिश में अर्थ समझाया, और फिर एशिया टीवी पे वो प्रसारित हुआ कि कैसी ये राजस्थानी संस्कृति है जो अपने देश से प्रेम करती है, अपने फ्लोरा फोना से प्रेम करती है, अपने शहरों से भी प्रेम करती है, और अपने शहरों की विशेषताएं क्या है उनका जिक्र करती है। ये हकीकत में राष्ट्रगीत है। ऐसा करके वो एशिया टीवी पे चला। सर यो थे एक बात करी कि पहले बीकानेर मतलब स्टेट होया करतो, तो वो जिलों कौन से साल में बने? नहीं वो तो आज़ाद होने के बाद जिला बन गया। अच्छा हाँ, भी मैं गंगानगर वो बीकानेर स्टेट में पार्ट हो, हनुमानगढ़, चूरू का बहुत सा, राजगढ़, ये रतनगढ़, ताल छापर, इवन हिसार तक बीकानेर स्टेट का पार्ट था। आज़ाद जैसे हुआ तो जिला बन गया 1947 में। 1947 जहाँ आप राजस्थानी की बात कर रहे हैं, तो थे काफ़ी बार राजस्थानी भाषा ने मान्यता देने के लिए आवाज़ उठाई,
और थे समर्थन दियो कि मतलब मान्यता मिलनी चाहिए। चूंकि थे कानून का विशेष जानकार हो टाइम पर, तो मैं थाने जानना चाहूंगा कि एक माँ कौन सी समस्या है बा अटक लाग रही है। देखो मैं थाने देखो मैं बताऊं रोहतास जी कि बहुत लोगों प्रयास करियो, काफी एमपी जिका राजस्थानी में बोलना चाहता या मेरी भाषा राजस्थानी या जिकने कई लोग भी मारवाड़ी भी कहे, लेकिन पूरे राजस्थान री एक भाषा बनार कॉमन शब्द ले एक राजस्थानी बी ने पहले तो राजस्थान विधानसभा से कोई सर्वसम्मति प्रस्ताव को तो नहीं, वो प्रस्ताव भी कई साल लग गया। मेरे प्रस्ताव रे बाद में झगड़ो कहीं पड़ी हो कि अठे एक सीता कांता महापात्रा समिति बनी केंद्र में कि किसी किसी भाषाओं ने संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ना है, तो उसमें 2 भाषाओं को ठीक लगी, भोजपुरी और राजस्थानी आज जुड़ सके। मेरे बाद में कहीं का नजदीक पहुंची गए, बिल बनाओ बिल बनाओ, हम भी आवाज उठा रहे थे अपोजिशन के समय भी, और सब सरकार में आए तब भी हमने कहा भी ये मान्यता मिलनी चाहिए। एक जयपुर फेस्टिवल हुई हो, बट है कोई हिंदी समर्थक लोग इकट्ठा हुआ और बिया कहो कि आप तो हिंदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलावनी चाहो, अगर भोजपुरी निकल गई या 25 करोड़ लोग बोले, और अगर राजस्थानी निकल गई 8-9 करोड़ बोले, तो हमारी हिंदी रो जो अपन तर्क है इतना लोग हिंदी बोले, बट बात बहुत दिक्कत आ जैसी ये अगर बट मियाँ विरोध करियो कि राजस्थानी मान्यता नहीं मिले तो ठीक है, बट दिल्ली अठार बट निर्णय करियो और दिल्ली आर मियाँ ठीक जंतर मंतर पे आंदोलन भी करियो। मेरे बाद में एक और उस पर कमेटी बन गई कि भाई हिंदी का कोई नुकसान हो रहा है क्या, तो मुझे लगता है कि बाद में ये आया कि राज्य भी अपनी भाषा घोषित कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ ने कहा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया करके और राज्य भाषा बना दिया। तो अब एक डिमांड और जनरेट हुई है राजस्थान में कि इसको राज्य भाषा बना दिया जाए, लेकिन फिर भी मातृभाषा को प्रमोट करने का प्रधानमंत्री जी का मन है, हम इस दिशा में लगे हुए। तो अब क्या उम्मीद लगे कि सब पहलो स्टेप कौन सा अपनाना चाहिए, की वजह से देखो तो पहला जगह विरोध कर रही है नहीं, अच्छा बिया ने समझाना चाहिए अपन जगह हिंदी समर्थक कई लोग, और दूसरा कणी अपन राजस्थान में भी कई लोग विरोध करने लग जा कि आ तो हमारी भाषा को नहीं थे तो बोलो मैं बोला को नहीं। अब ये एक विषय चाल तो रहे धीरे धीरे, लेकिन अब हम कहने लगे भी राजस्थानी जो आकाशवाणी से प्रसारित होती है, राजस्थानी जो दूरदर्शन से प्रसारित, राजस्थानी राजस्थान की एक भाषा है, कॉमन है। तो आप थोड़ा सा नेशनल मुद्दा पर भी आसिया। सबसे पहली चीज तो एक तो थे पुरानी संसद में भी काम करे और अब नई संसद में, तो एक को नई संसद को अनुभव है वो क्या को है? देखो नई संसद में डिजाइन अपारो, आत्मनिर्भर भारत का भाव है ना इसमें, डिजाइन अपारो, रकम अपारी, बनावना अपारा लोग, और भी मैं यहाँ लगे कि अपाने लोगादारी द्वारा बनावड़ी है, वो एक तो भाव है आत्मनिर्भर भारत रो भाव। दूसरो नई संसद में जगह कम पड़ गई, डिलिमिटेशन 2026 में होना है, सीटा बढ़नी है, बैठा घटे आ डिमांड तो 10-15 सालों से चल रही है, लेकिन निर्णय कैन करियो को नहीं। मोदी जी सरकार चूंकि निर्णायक सरकार है, यह निर्णय करियो और संसद भवन परिषद में ही जगह निकाल नई संसद भवन बना दी। बी में जो पहलो सत्र हुई हो, बी में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखने का अधिकार प्रधानमंत्री जी ने जो मुझे सौंपा, तो वो तो बहुत अद्भुत अनुभव जी हमारा नई संसद भवन का पहला सत्र, महिला रिजर्वेशन बिल जिसको हमने नारी शक्ति वंदन नाम दिया, वो तो अपना आप में बहुत ही अलग अनुभव है। एक बात और भी कि साउथ का लोग थोड़ा अलग महसूस करता, तो बाकी भी जो सिंबल है वो लगाए हुए हो, सिंगोल देख यहाँ कोई आप विषय वो को नहीं हो जी सर। अच्छा, तो कई लोग जगह पता नहीं क्यों कई ऐसी भावना रखे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट देश एक ही है, और हजारों वर्षों से आज भी कई लोग कहे कभी अरे भाई हजारों वर्षों से देश एक ही है भारत। अब इसमें जो सिंगोल है ये हमारी संस्कृति है कि हम सत्यनिष्ठा से काम करें,
हम ईमानदारी से काम करें और सिंगोल को देख करके मन में भाव आना चाहिए कि हम ईमानदारी से ही काम करेंगे। तो संसद भवन में बैठ करके हम ईमानदारी से काम करेंगे। ऐसी सिंगोल की प्रथा आपके तमिलनाडु में ज्यादा थी, वहां प्रभावी भी थी, और जगह भी ऐसे कई प्रारूप हमें देखने को मिले, लेकिन वो बहुत प्रभावी थी। तो ये जो हमारे राजगोपालाचार्य जी थे, जिन्होंने सुझाव दिया था नेहरू जी को भी सिंगोल, उन्होंने कहा हम सत्ता ट्रांसफर करना चाहते हैं अंग्रेजों का, कोई सिंबल है जिससे हम ट्रांसफर करें, आपको क्या करें? तो किसी ने कहा झंडा फहराएंगे, वही बहुत है। तो राजगोपालाचार्य जी ने कहा नो, राजा जी ने कहा नहीं, हमारा सिंगोल एक सिंबल है जो सत्ता ट्रांसफर का प्रतीक बनेगा, तभी तो सिंबल आया ना, सिंगोल आया। ये भूल गए और मोदी जी ने वापस याद किया, उसको प्रतिष्ठापित किया नए संसद भवन में। तो अर्जुन जी थे प्रधानमंत्री जी के भी काफी करीब हो, और थारा काफी मुद्दा पर चर्चा भी हो रहा है। अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, बाकी साथ में। तो कभी मतलब कोई यहाँ को किस्सो या कहीं को प्रेशर फील हो अभी टाइम? किस्सा कोई विशेष को नहीं मान, ज्ञानी देवे माने, अच्छा सीखा भी है, उनका नेतृत्व है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनके साथ मीटिंगों में बैठता हूं, तो उनके साथ मीटिंगों में बैठने से भी ऊर्जा मिलती है और स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है जी। अच्छा, हर क्षेत्र में। अच्छा दर्शक, एक बात और जानना चाहूंगा, बहुत सारा यहाँ का निर्णय हुई, बड़ा अच्छा निर्णय हुई, फिर भी के बाद में रिव्यू वगैरह को के स्नेरियो रहे, मतलब कि हर एक रिव्यू हो ना कि भाई आप वो डिसीजन लियो तो इको पर आप कठे तक सक्सेस पाई। इस देखो यह है कि कोई भी कानून बने या कोई भी निर्णय हुए, कंसल्टेशन प्रोसेस है, सेक्रेटरीज का भी है, मंत्रियों का भी है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी है। उसके बाद कोई निर्णय हो गया और फीडबैक कोई ऐसा आया कि उसमें सुधार की जरूरत है, तो लगातार सुधार। मतलब ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये संवेदनशील भी है और संवाद भी करती है। और कई बार तो ऐसा है कि ओपन प्लेटफॉर्म पे कि आप सुझाव दीजिए। जैसे अभी हमने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट बदला, तो ओपन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हमने सुझाव मांगे जी जनता से कि आप सुझाव दीजिए कि क्या करना है। तो ऐसा नहीं है जी, बहुत कंसल्टेशन प्रोसेस बहुत वाइड है इस सरकार का। तो अभी थारी सीएए पर क्या भूमिका रही? सीएए देखिए, एज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश हूं जिनका प्रताड़ित हो रहा है धार्मिक भावना के कारण, उन वर्गों को नागरिकता देने का ये कानून है। ये नागरिकता छीनने का कानून है ही नहीं। ये कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि नागरिकता चली जाएगी हमारी, जाने का, नागरिकता छीनने का ये कानून ही नहीं है, तो नागरिकता देने का कानून है। ये भ्रम फैला दिया। लेकिन जब हम संसद में थे तो पास कराने में जहाँ जहाँ इनकी जो बैठकें हुई, वर्कशॉप हुए कि सीए क्या है इसको समझाओ, उसमें सब जगह हमारी ड्यूटियां लगी। हम पूरे देश में गए भी थे और अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, लागू ही हो गया सीए। अर्जुन जी एक बात जानना चाहूँगा, चूंकि थे कानून मंत्री हो, तो देश के माँ थाने को लगे कि और थोड़े सख्त कानून की जरूरत है या जगह चाल रहे? कैसे मामले में? जहाँ अभी रिसेंट में क्या हुआ कि कोई किसी ने दुष्कर्म किया किसी के साथ और फिर वो बाहर आ गया जमानत पे, और फिर आके वो उसी पीड़िता के ऊपर तेजाब फेंक देता है। देखो एक दो ऐसी घटनाएं हुई हैं। देखो मैं थाना बताऊं, कानून कठोरी है और निर्भया केस के बाद और कठोर बना है। सजा जल्दी हो अपराधियों को, ये समाज चाहता है। टाइम जब लगता है ना तो समाज भी भूल जाता है उस घटना को, और कभी कभी वो न्यायिक प्रक्रिया के इस मकड़ जाल में जमानत ले लेता है, पैरोल पे वापस आ जाता है। अब हमने नया जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट में संशोधन किया, इसमें हमने टाइम फ्रेम तय कर दिया और फास्ट ट्रैक कोड भी बना दिए। तो इससे मुझे लगता है कि न्याय जल्दी मिले, यही समाज चाहता है। तो अपना आप पता चलता है ये इसने अपराध किया, इसको इतनी जल्दी सजा हो गई और कानून के अनुसार हो गई, और तो फिर अंदर रह गया। तो अपना आप समाज में एक डर भी होना चाहिए और एक हमारे समाज को संस्कारित करने का भाव भी होना चाहिए कि अपराध कम हो। इसके लिए हम समय समय पे अवेयरनेस भी नागरिकों में फैलाने का काम करें। दोनों काम साथ साथ चलने चाहिए। तो जहाँ अभी अपराध का मामला ही बा को निपटारो मतलब
कि कितनी स्पीड? अब तेज गति से टाइम लिमिट तय है उसमें, FSL तकनीक सबका भी सहयोग लेकर के टाइम लिमिट तय की है। नए जो हमने भारतीय न्याय संहिता और जो नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाए हैं, उसमें हमने टाइम लिमिट तय की है और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है। तो इससे न्याय जल्दी मिलेगा। जैसे न्याय जल्दी मिलेगा, अपराधों में भी कमी आएगी। चूंकि अब आप बीकानेर और राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं थे, 15 साल पहले एक बीकानेर की जनता से वादो करो कि बीकानेर में हाई कोर्ट लेके आऊँगा। अभी रिसेंट में वर्चुअल हाई कोर्ट शुरू भी हो गया है, लेकिन फिजिकल रूप को नहीं हो पाया है। नहीं, वो विषय अभी जो चीफ जस्टिस आए थे 9 तारीख को, उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही कि ई कोर्ट फेज 3 उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं मिलेगी कुछ शहरों को, उसमें बीकानेर भी एक है। ये बिल्कुल चीफ जस्टिस खुद कह के गए थे। तो इस दिशा में आगे बढ़े हैं। RPSC भंग को मुद्दों है और पेपर लीक को मुद्दा है, विपर थारो केस। देखो, अब तो हमारे संकल्प पत्र में हमने डाला, मैं संकल्प पत्र का संयोजक भी था। RPSC जैसी संस्था महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रहनी चाहिए। ये जब बदनाम होती है तो नौजवानों में अविश्वास पैदा होता है। अब इनके RPSC के मेंबर ही भ्रष्ट निकल गए कांग्रेस के जमाने में, एक को तो हटाना पड़ा। तो RPSC संस्था अच्छी हो, अच्छे लोग नियुक्त हो और उसके बाद उसका एग्जाम UPSC की तर्ज पर टाइम फ्रेम पे हो, समय समय पे, और ज़्यादा उसमें पोस्टपोन नहीं करें एग्जाम। और फिर अब जिन्होंने पेपर लीक में जो पाए गए हैं, हमने SIT गठन किया है हमारी नई भजनलाल जी की सरकार ने, और मुझे लगता है कि अब RPSC के उसके बाद जो पेपर में हैं उनमें लोगों में विश्वास जगा है कि ये भजनलाल जी की सरकार पेपर लीक के मामले में अपराधियों को छोड़ेगी नहीं, ये विश्वास तो जगा है। दूसरी चीज, कैलेंडर भी एडवांस में जारी कर दियो तो विशु भी एक फायदा है। थे बीकानेर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को कथित अवैध भूमि को सौदो हो, तो बारे में आवाज उठाई, तो वो मतलब कैसे उठाए? वो विषय भी अलग था। देखिए, ऐसा है कि सोलर रेडिएशन हमारे एरिया में ज्यादा था। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीनें खरीदी किसानों की, सीलिंग एक्ट का उल्लंघन किया और उसके बाद वो जो कंपनी आई उनको महंगे में बेच दी, तो हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ ना। तो उसका एक मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट से शायद अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। और मुझे लगता है कि आदमी चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, कानून का अगर उल्लंघन करेगा तो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। एक सर ड्राई पोर्ट की भी घोषणा करी। ड्राई पोर्ट प्राइवेट स्तर पर, ड्राई पोर्ट अभी चल भी रहा है देशनोक में एक, और एक सरकारी स्तर पर भी हम ड्राई पोर्ट बनाना चाहते हैं। उसकी शायद सर्वे टीम भी अभी बीच में जाकर के सर्वे करके आई है। थे IAS के रूप में भी देश की सेवा कर ली और अब थे राजनेता के रूप में कर रहे हो, तो कौन सा काम में तन ज्यादा मजा आ रहा है? देखिए, ऐसा ये मजे का विषय नहीं है जी, सेवा का विषय है। उसमें आप इम्प्लीमेंट करते हो और जब आप राजनेता बनते हो तो पॉलिसी भी बनाते हो। तो पॉलिसी बनाने में कैनवास बड़ा हो जाता है, बाकी काम दोनों सेवा का है। इसमें ज्यादा उल्टा अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी अलग तरह का काम है, लेकिन इसमें कोई विषय सेवा का है। मैं चाहे सेवा में था तभी सेवा का विषय था, मैं राजनेता में आया हूं तभी, सार्वजनिक जीवन में आया तभी मेरा विषय सेवा का है। तो आप बात कर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी शू, और पहले पॉलिसी ने अप्लाई करवाता और अब पॉलिसी मेकर बन चुके हैं। सो थाने झलको बीकानेर पर यो इंटरव्यू दे की कसोक लाग्यो थे, कमेंट करके जरूर बताओ, और थाने कौन सी बात अच्छी लगी वह भी थे जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद।